किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। पुराने बीज बदलकर उत्पादन बढ़ाएंगे, पशुओं के निवाले पर भारी आधुनिक खेती, पूर्वांचल की चीनी मिलों को चेतावनी और 50 लाख किसानों को मिलेगा कर्ज। और अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग ने दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज बदलाव प्रोत्साहन कार्य को गति दी है, जिससे किसानों की उपज बढ़े और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। विभाग ने 10 वर्ष पुराने बीजों के बदले 16 उन्नत प्रजातियों के बीज जारी किए हैं। इनमें धान व गेहूं की 9 प्रजातियां भी शामिल हैं। चने की 3 नई प्रजातियों का बीज जारी किया गया है, जिनमें IPC 2004-1, IPC 2005-65 और IPC 2004-58 शामिल हैं। इस प्रजाति के चने में उखटा रोग लगने की संभावना नहीं के बराबर है। इसी तरह मटर की नई प्रजाति IFT 63 भी बीमारी रोधी है। मसूर की नई प्रजातियों में से KLB 345 देर से बुवाई होने के बावजूद बेहतर पैदावार देती है, जबकि IPL 526 में उखटा रोग नहीं लगता। खेती के ढर्रे में आ रहा बदलाव मवेशियों के निवाले पर भारी पड़ता जा रहा है। आधुनिक तरीके से शुरू हुई खेती में बढ़े मशीनों के चलन से पशुओं के खाने के रूप में उपयोग किया जाने वाला भूसा व पुआल नष्ट हो रहा है, जिससे मवेशियों का चारा महंगा होता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने गन्ने की पेराई शुरू करने में हीला हवाली करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ शिकंजा कसने की कवायद तेज कर दी है। बताते चलें कि 1 दिसंबर तक 77 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है, जिनमें निजी क्षेत्र की 57, सहकारी क्षेत्र की 19 और निगम की 1 चीनी मिल शामिल है। केंद्र सरकार किसानों के लिए कर्ज बांटने की एक अहम योजना लागू करने जा रही है। यह योजना भूमिहीन व बटाई पर खेती करने वाले किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे रोजगार करने वालों के लिए होगी। अगले 5 महीनों में इस श्रेणी के 50 लाख लोगों को बैंकों के जरिए कर्ज दिलाया जाएगा। योजना के तहत जनजाति इलाकों व औद्योगिक क्लस्टरों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो गई हो, वे अगले 5 दिनों तक वर्षा न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई करें। सिंचाई के 3-4 दिन बाद उर्वरक की दूसरी मात्रा डालें। सरसों में पेटेंट बग की निरंतर निगरानी करते रहें और प्रकोप अधिक हो तो नियंत्रण के लिए कार्बरिल 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आलू के पौधे की ऊंचाई यदि 15 से 22 सेंटीमीटर हो जाए तब उनमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूरी है। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान शाहजहाँपुर मंडी में 1250 रुपये, नौगढ़ की मंडी में 1360 रुपये, सीतापुर में भी 1360 रुपये और हरदोई की मंडी में 1365 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहजहाँपुर मंडी में 2010 रुपये, नौगढ़ की मंडी में 2000 रुपये, सीतापुर में 2106 रुपये और हरदोई की मंडी में 1960 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं शाहजहाँपुर मंडी में 1420 रुपये, नौगढ़ में 1480 रुपये, सीतापुर 1440 रुपये और हरदोई में 1430 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चने की बात करें तो चना शाहजहाँपुर मंडी में 3265 रुपये, नौगढ़ की मंडी में 3525 रुपये, सीतापुर में 3512 रुपये और हरदोई की मंडी में 3480 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका।
सरसों का भाव शाहजहांपुर मंडी में 3,220 रुपये, नौगढ़ में 3,140 रुपये, सीतापुर में 3,200 रुपये और हरदोई की मंडी में 2,980 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू शाहजहांपुर मंडी में 980 रुपये, नौगढ़ में 1,600 रुपये, सीतापुर में 1,000 रुपये और हरदोई में 1,250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर की बात करें तो टमाटर शाहजहांपुर मंडी में 990 रुपये, नौगढ़ में 1,200 रुपये, सीतापुर में 910 रुपये और हरदोई की मंडी में 840 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहजहांपुर की मंडी में 1,250 रुपये, नौगढ़ की मंडी में 1,650 रुपये, सीतापुर में 1,440 रुपये और हरदोई में 1,520 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाई, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के विशेष फोन इन कार्यक्रम में। फोन इन कार्यक्रम क्योंकि हमारे सभी किसान भाई अपनी समस्याओं को अपने फ़ोन या मोबाइल के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, जिनका समाधान करते हैं हमारे विशेषज्ञ। लेकिन आपकी किसान भाइयों समस्याएं जो आएंगी वो किसी विशेष विषय से जुड़ी हुई होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको जानकारी देते हैं आज के विषय की। आज हम बात करेंगे कृषि में सामयिक कार्य। वर्तमान समय में जो भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कोई भी अगर आपके पास समस्या है,
कीटनाशक से जुड़ी हुई बीजों की बुआई से, प्रजातियों के चयन से, खेत की तैयारी, या फिर कोई रोग या कीट आपकी फसल में लग रहा है या खेत में दिख रहा है, उसका नियंत्रण करना चाहते हैं, तो हमारे विशेषज्ञ आपकी समस्या का तुरंत समाधान देंगे। और इसके लिए आप नोट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0522 228 8698। दूसरा फ़ोन नंबर है 0522 220 5756। टोल फ्री बात करने के लिए आप मिला सकते हैं नंबर 1800 180 5233। तो किसान भाइयों, आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाइए और अब मुलाकात हम करवाते हैं आपकी हमारे साथ उपस्थित विशेषज्ञ से। आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर सिंह राठौर जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अपनी समस्याएं भेजे हैं हमारे पास, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि खाद्यान्न फसलों में विशेष जो दर्जा रबी में है गेहूं की फसल का है, तो क्या कर सकते हैं विलंब की दशा में बुआई के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र भी खाली है बुआई के लिए, क्या करें किसान भाई? देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर किसान भाई जरा उनको ध्यान में रखें तो विलंबता के कारण जो उत्पादकता में नुकसान होता है किसान भाइयों को, उससे किसान भाई हमारे बच सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा जो आपने कहा कि विलंब हो गया है, वैसे तो ये कहा जाता है कि नवंबर के माह में उच्च समय होता है कि बुआई कर लें, लेकिन फिर भी परिस्थितियां रहती हैं तो नहीं हो पाता है। तो एक तो ये है कि विलंब हो रहे हैं। धान के खेत ज़्यादातर होते हैं कि विलंब से धान की प्रजातियों की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई करते हैं। तो एक तो ये मैं कहना चाहूँगा कि धान की कटाई के बाद जो किसान भाई डंठल अक्सर खेतों में आग लगा देते हैं, तो वो आग न लगाएं और उसका उपयोग एक फसलों की कहें पोषक तत्वों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम खेत की तैयारी से का मुद्दा है, बहुत ही आवश्यक है, लेकिन मध्य प्रदेश से किसान भाई हैं, अपनी समस्या के साथ काफ़ी दूरी है, देखते हैं क्या बात है। हेलो जी जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार है जी। दिलीप कुमार जी, क्या समस्या आ रही है आपकी खेत में? समस्या आ रही है मुझे खेती में, जब हमने गेहूं की फसल लगाई है तो उसके बारे में जानकारी लेना था कि उसमें उर्वरक, नाइट्रोजन, यूरिया वगैरह कौन सा क्या देना, कि 7-8 दिनों में कितने दिन में बोना है? हमने पहली बार खेती की है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ये बताएंगे आप किस क्षेत्र में? मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो थोड़ा सा जो है आसान हो जाएगा मेरे लिए। किस क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के किस भाग से? मध्य प्रदेश का नीमच जिला है। और काफी जो है मालवा क्षेत्र आता है। देखिए उस क्षेत्र में सही माने में तो ये है कि जो कठिया किस्म की प्रजातियां हैं वो काफी प्रचलित हैं पूरे उसमें। और अब बुवाई उस क्षेत्र में चूंकि जो मेरी उससे है कि थोड़ी सी सिंचाई की उतनी सुविधा अच्छी नहीं है, फिर भी आपके पास में अगर सिंचाई की है, जैसे आपने कहा कि जो है मैं पहली बार खेती कर रहा हूँ, जो प्रजातियां हैं इनके वहाँ पे भी एक तरह से कहें कि जो कृषि विश्वविद्यालय है, इंदौर में महाविद्यालय है, उस क्षेत्र में जो शोध केंद्र है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, प्रजातियां ले सकते हैं। और जहाँ तक उस क्षेत्र की भूमि की बात है, थोड़ी सी मटियार भूमि है, काली भूमि है, और वो सामान्यतः उपजाऊ भूमि मानी जाती है। सोयाबीन उस क्षेत्र में काफ़ी ली जाती है और उपजाऊ भूमि मानी जाती है। तो जो उस क्षेत्र के लिए जो उर्वरक की इन्होंने बात की और सिंचाई की बात की, उर्वरक तो उस क्षेत्र में भी करीब 100 किलो नाइट्रोजन की बात की जाती है और 60 किलो के करीब स्पोर या फास्फोरस की बात की जाती है और 40 किलो पोटास की बात जो औसतन वो की जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस बार तो इन्होंने बुआई कह रहे हैं, जैसा समझ सके हैं कि बुआई कर चुके हैं, तो ये तो उर्वरक है। और उर्वरक दे सकते हैं जी इसको, उर्वरक को। हाँ, और उर्वरक देने की बात है तो ये कहा जाता है कि भाई आधी तो जब बुआई कर दी उस समय पे देना चाहिए। भारी भूमि में थोड़ा सा ये रहता है कि आप 2 समय में इसको स्प्लिट कर सकते हैं या भाग बांट करके दे सकते हैं। तो पहली हम सिंचाई देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इनकी बात हम पूरी करेंगे, लेकिन कन्नौज से घनश्याम जी फोन पर हैं अपनी समस्या के साथ, देखते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो नमस्कार सर। जी घनश्याम जी, क्या आपकी समस्या है खेती में? सर ये जानना चाहते हैं कि गेहूं की जिनका हो गया जी, तो फिर पहला पानी कब लगाएं?
पहले पानी देखिए अभी जो फोन था उस पर भी हम कह रहे थे कि पहला पानी देने की बात होती है, और पहला पानी गेहूं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये कहा जाता है कि अगर किसी के पास, मान लो ऐसी समस्या होती नहीं है गेहूं के बारे कि अगर एक ही की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है किसान भाई के पास में, तो जो 20 से 25 दिन के बीच में, बुआई के 20 से 25 दिन के बीच में सिंचाई करने की जो अवधि होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो कहीं पे भी गेहूं की जो सामान्य भूमि है, एक थोड़ा सा जो है पता नहीं जो ये कह रहे हैं इन क्षेत्र में ऊसर भूमि भी काफ़ी है, तो अगर ऊसर भूमि की इनका खेत है तो थोड़ा सा 20 से 25 दिन न करके उस सिंचाई को, पहली सिंचाई को 30 दिन के आसपास अवधि को बढ़ा लेते, थोड़ा सा जो, क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा दिनों तक रहती है, तो ये पहली सिंचाई थोड़ा सा विलंबित कर दें। और सिंचाई के दौरान कितने दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं? और जब ये कहा जाता है कि जब सिंचाई आपने कर दी तो थोड़ा सा पैर सहने लायक खेत हो जाए, नमी भी रहे, ऐसा भी नहीं कि सूख जाए फिर तो फायदा नहीं होगा। जब पैर सहने लायक खेत हो जाए तो उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। तो ये जो मध्य प्रदेश का प्रश्न पूछा था और यहाँ से भी जो प्रश्न पूछा कि एक तो पहली सिंचाई की बात है, और सब संत कबीर नगर से किसान भाई हैं समस्या के साथ। क्या है समस्या? हेलो जी जी, क्या आपकी समस्या क्या है? आलू में समस्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब, अगर टेलीविजन के पास है तो थोड़ा सा। अच्छा, आलू की फसल से समस्या है आपकी, शायद सिग्नल की समस्या है कुछ। तो डॉक्टर साहब आलू की लेकिन जो है देखिए पत्तियां हैं, पाला की समस्या आ रही, पत्तियों पर नहीं। अभी तो देखिए जो मेरे ख्याल से उनका प्रश्न पूरा कट गया। अभी पाले की समस्या ही नहीं है, क्योंकि पाला पड़ता है जब तापक्रम बहुत कम हो जाता है। हाँ। तो अभी पाले से तो समस्या, संबंधित दिन की समस्या नहीं हो सकता है उनका फिर से फोन आए, उनकी समस्या समझें तब हम जवाब दें, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पाले का मौसम अभी नहीं आया है। जब तापक्रम कम हो जाता है, 3-4 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तब रात्रि का तो अभी तो सिग्नल की वजह से रात्रि का तापक्रम उतना नीचे गया नहीं, तो पाले की तो समस्या। जैसे कि बात चल रही थी, आप बता रहे थे कि विलंब की दशा में प्रजातियों में कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो कैसी प्रजातियां? तो एक तो मैं ये कह रहा था कि देखिए विलंब की दशा में जो 0-40 ड्रिल आ रही है उसका किसान भाई उपयोग करें अधिक से अधिक, क्योंकि जो विलंब की दशा से जो उत्पादकता में कमी होती है उससे बचा जा सकता है। क्योंकि हम 0-40 ड्रिल की बात करेंगे। चंदन जी फोन पर हैं समस्या के साथ, देखते हैं क्या है समस्या। हेलो हेलो हेलो, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो 40 तो उससे एक ये होता है कि करीब 8-10 दिन का जो समय लगता है कि हम पलेवा करते हैं और उसके बाद खेत ओट में आता है, उसके बाद हम बुवाई करते हैं, तो उसके उपयोग करने से ये होता है कि हम सीधे ही धान की फसल कटाई के बाद और सीधे बुवाई जो बीज खेत की तैयारी का समय है वो हमारा बच जाता है। अच्छा। और उसके कारण जो पैदावार में कमी होती है, उस पैदावार की कमी से भी हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः कई बार ये होता है कि बीज भी उपलब्ध नहीं होता, कई बार हमारी जानकारी में नहीं रहता है कि हम जो बीज है या जो बीज मिल गया उसी को बो देते हैं। विलंब की दशा के लिए प्रजातियां भी अलग हैं, क्योंकि देखिए उधर जाकर के जब गर्मी शुरू होती है मार्च और अप्रैल के महीने में, तो तापक्रम एकदम तेज से बढ़ जाता है। और अगर हमने लंबी अवधि की प्रजाति ले ली तो उस समय तापक्रम बढ़ने के कारण जो है पैदावार घट जाती है। तो इसीलिए अभी जो DBW 14 है, DBW 16 है, DBW 17 है, आपके नोट कर सकते हैं प्रजातियों को जी। तो ये प्रजातियां ऐसी हैं कि विलंबता की स्थिति में भी इनको बोया जाए तो जो इनको अच्छी पैदावार मिल सकती है। तो कोशिश करना चाहिए किसान भाइयों को कि जो संशुद्ध प्रजातियां हैं जो समय कम लेती हैं उनको बोएं, तो उससे जो बाद में तापक्रम बढ़ने के कारण जो समस्या होती है और हमारी फसल, नहीं तो ये होता है कि दाना उसका पतला रह गया, तेज गर्म हवाएं चलने लगी, तो वो उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बनारस से दिलीप जी हैं फोन पर समस्या के साथ।
लेकिन शायद संपर्क सिग्नल की वजह से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ऊसर जमीन है, कहीं पर जमीन खराब है तो उर्वरकों में, सिंचाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं। देखिए, सबसे परिवर्तन तो एक यही है कि उनमें बोए जाने बीज की प्रजातियां ही अलग हैं। क्योंकि अगर सामान्य फसलों की जो प्रजातियां संशोधित की जाती हैं उन्हीं को हमने ऊसर फसल में खेत में भी बो दिया, तो वो जमाव है वही प्रभावित हो जाता है। तो जमाव अगर प्रभावित हो गया तो फिर आपकी खेत की फसल ही प्रभावित हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में जो KRL 19 है, KRL 210 है, KRL क्षमा चाहेंगे, चंदन जी का फोन कट गया था, फिर से लाइन पर हैं अपनी समस्या के साथ। देखते हैं क्या है समस्या। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार चंदन जी, क्या आपकी समस्या है? अरहर के पेड़ सूख जा रहे हैं जी, क्या लक्षण क्या आ रहे हैं पौधे पर? पीला हो के पत्ते, उसके बाद पेड़ ही सूख जा रहे हैं। देखिए इनको जो है थोड़ा सा कई क्षेत्रों में हमारे यहाँ बिल्ट की समस्या कहते हैं कि नीचे जो नीचे उकटा की समस्या हो जाती है। सही बात तो ये है कि उकटा के लिए किसान भाई विलम्ब हो जाते हैं। अब इस स्थिति में तो हम यही कह सकते हैं कि उन पौधों को उखाड़ करके और नष्ट कर दें, जिससे कि वो फैले नहीं दूसरे पौधों में। दूसरे पौधों में, क्योंकि ये वायरस से जो है रोग फैलता है, तो उसको जला करके वो दबा करके नष्ट कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगले बार के लिए मैं इनको सुझाव दूंगा कि ऐसी प्रजातियां भी हैं कि जिनमें इस रोग की समस्या नहीं है। तो बनारस में है, बनारस में BHU है, वहाँ पे बहुत बढ़िया संस्था है और उसमें से ये संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। जो विशेषज्ञ हैं सलाह भी लेकर तब करें। तो वो प्रजातियों को, जैसे अभी हम गेहूं की भी बात कर रहे थे कि भाई प्रजातियां महत्वपूर्ण होती हैं, किस परिस्थिति में बो रहे हैं, कैसे बो रहे हैं, तो ये अब इनको यही एक उपाय है। डॉक्टर साहब, अगले हमारे किसान भाई सीतापुर से हैं रामलखन जी, अपनी समस्या के साथ। देखते हैं इनकी क्या समस्या है। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है जी कि गेहूं की सिंचाई करने के पहले खाद डाल दी जाए तो कोई नुकसान करेगा? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। होता ये है कि जहाँ भारी जमीनें होती हैं वहाँ तो हम ये कहते हैं कि बुवाई के पहले डाल दो। कारण ये होता है कि उसमें नमी काफ़ी दिनों तक रहती है, तो इसीलिए, और नहीं तो फिर पीलापन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हल्की ज़मीन है तो हमेशा सिंचाई कर दो, और सिंचाई के तीसरे दिन वो स्थिति आ जाती है कि आप खेत में जा कर के और आपकी टॉप ड्रेसिंग करेंगे। तो इनकी अगर भूमि, और जो जिस क्षेत्र को कह रहे हैं, जो मेरी जानकारी में है, हल्की ज़मीनें हैं, कहीं भारी भूमि नहीं है बुंदेलखंड क्षेत्र को छोड़ करके, तो ये सिंचाई पहले करें और तीसरे दिन करीब करीब इनके खेत में जो है वो स्थिति आ जाएगी कि यूरिया की ये टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही समस्या आती है कि हमारे जो खरपतवार हैं, कि जहाँ पर बुआई हो चुकी है, खरपतवार प्रबंधन का उचित समय क्या होगा, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं? देखिए, बहुत सारा हमारा गेहूं का उत्पादन खरपतवारों की समस्या से बहुत प्रभावित होता है। और ये कहा जाता है कि करीब 25-30 दिन की जब फसल हमारी हो जाए, उस समय पे जो अगर मान लीजिए सिर्फ ये है कि पतली पत्ती वाले ही खरपतवारों की समस्या है, तो उसको तो सल्फोसल्फ्यूरान जो खरपतनाशी होता है वो बढ़िया है। और अगर कहीं पे ऐसा है कि चौड़ी पत्ती वाले भी हैं, बथुआ वगैरह भी है, ये भी हैं, और पतली पत्ती वाले भी जो गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा जिसको कहते हैं, अगर ये इस तरह के भी खरपतवार हैं तो मेट्रोजिल बहुत बढ़िया है। और इसकी जो खरपतवार नाशी है करीब जो है 40 ग्राम के करीब लगता है 1 हेक्टेयर के लिए, 500-600 लीटर पानी में घोल करके और उसका स्प्रे करते हैं, तो इनको जो है खरपतवारों से समस्या का इनको निजात मिलेगा। इसके साथ ही इलाहाबाद से हमारे किसान भाई हैं अपनी समस्या के साथ, देखते हैं इनकी क्या है समस्या। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, क्या आपका परिचय जानना चाहेंगे? ये आलू में जो है जी, जो पत्तियां गोली हो जा रही हैं,
आप तो सबसे पहले अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ा सा कम कर लें और उससे दूरी बना के बात करें, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी बताएं समस्या। चलिए, उनकी समस्या हमने सुन ली है जी। झुलसा की समस्या हो जाती है। हाँ। और इसके लिए मैंकोजेब दवाई आती है, उसका 1 किलो दवाई को पानी में घोल बना करके और उसका अगर ये छिड़काव करेंगे, फफूंदीनाशी वो रहता है, उसका छिड़काव करेंगे तो जो है इनकी समस्या का निदान हो जाएगा। बिल्कुल। इलाहाबाद से डॉक्टर साहब दूसरा फोन है मोहम्मद रफ़ी जी का, ये भी अपनी किसी समस्या से परेशान है, देखते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ सर। जी क्या आपकी समस्या है? सर, इस समय गेहूं की बुआई का मौसम है, तो वो कौन सी प्रजातियां हैं जिनको बोने से अच्छी पैदावार मिल सकती है हमारे इलाहाबाद परिक्षेत्र में? देखिए, जो आपने जो है अभी बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और मेरे ख्याल से इस पे हम जो है प्रजातियों के चयन के ऊपर थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे। पहले जो बहुत मालवीय 234 बहुत प्रमुख प्रजाति थी इनके क्षेत्र की, जो विलंब की दशा के लिए। लेकिन अब आज की डेट में दूसरी प्रजातियां भी आ गई जो नई प्रजातियां हैं, और हम आपको सुझाव देंगे कि नई प्रजातियों का बीज लें। नैनी संस्थान है कृषि का, वहाँ ये संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग के जो स्टोर हैं वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और इसमें फिर मैं कहना चाहूँगा कि DBW 14 है, DBW 16 है, DBW 17 है, और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि विलंब की दशा के लिए उचित हैं। वहाँ के क्षेत्र के आधार पर वहाँ विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। नहीं, ये प्रजातियां तो ठीक हैं, लेकिन ये है कि किन प्रजातियों का बीज इनको उपलब्ध हो पाता है, वो एक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब चर्चा रही, लेकिन हमारा कार्यक्रम भी समय से बंधा हुआ है। निर्धारित समय पर ही हमको बात करनी है, किसान भाइयों की समस्याएं लेनी है। अब हमारा समय समाप्ति की तरफ है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमारे किसान भाइयों के प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपने भी रुचि के साथ अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाया। हम आशा करते हैं हमारे अगले कार्यक्रम जो अलग विषय पर आधारित होंगे, किसी दूसरे विषय पर, उसमें भी अपनी रुचि के साथ अपने प्रश्नों को पहुंचाएंगे, उनका उत्तर हमारे विशेषज्ञ देंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहेंगे आपसे अनुमति, दीजिए अनुमति। नमस्कार।